दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंट्री की जो यूएसए और जापान से भी आगे निकल चुकी है अपने एजुकेशन सिस्टम को लेकर। इंडिया से अगर कंपेयर करें लगभग 50 से 60 साल एडवांस चल रही है। हम बात कर रहे हैं फिनलैंड की, स्कैंडिनेवियन कंट्री की। फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जो कि लगभग 6% अपनी जीडीपी का ना एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करती है। तो आज हम लोग केस स्टडी लेकर आए हैं फिनलैंड की और इंडिया की कंपैरेटिव केस स्टडी। जितने भी बच्चे सोच रहे हैं फिनलैंड में जाकर अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने की ना, तो उनके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाइएगा। शुरुआत करते हैं और वीडियो की शुरुआत जो है ना अपने इंडियन स्टूडेंट से करेंगे। तो यार इंडिया में देखा जाता है, इंडिया में छोटे से बच्चे के ऊपर भी ना प्रेशर देखा जाता है, स्ट्रेस देखा जाता है। उसको रैंक वन लाने के लिए ना हमेशा पेरेंट्स प्रोत्साहित करते हैं कि भैया तुझे एजुकेशन में बहुत अच्छा रहना है, हमेशा A+ रहना है, हमेशा अच्छा रहना है, दूसरों से तेरे मार्क्स अच्छे आने चाहिए। यहाँ तक कि अगर 12th क्लियर करने के बाद आप देखोगे ना, बच्चे के ऊपर इतना हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है कि यहाँ पे बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, फेल हो रहा है, फिर भी अगेन एक साल खराब करके फिर से तैयारी में लगा हुआ है। अब नया चल गया है सीयूईटी। इन सभी के बाद जाके आपको ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशंस मिलते हैं। तो मतलब बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। आपने एक मूवी जरूर देखी होगी, मूवी थी तारे जमीन पर। अगर हम इस बच्चे को स्पेशल केस ना लेकर नॉर्मल भी लेना, तो ये रियलिटी है इंडियन फैमिलीज की। इंडियन फैमिली में सबसे पहले अपने सगे भाई बहनों से कंपेयर करवाया जाता है, फिर उसके बाद सोसाइटी में जितने भी बच्चे रह रहे थे उनसे कंपेयर, फिर स्कूल के बच्चों से कंपेयर। मतलब फादर वहां पे प्रेशर कर रहे हैं कि भाई पढ़ ले तेरी जिंदगी बन जाएगी। कभी वो उसके लिए मार रहे हैं, कभी वो गाली सुना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कि प्रेशर दे रहे हैं कि भाई तुझे पढ़ना है, जरूरी है पढ़ना। वहीं पे माँ अपने बच्चे को देख के रो रही है ना। और अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम भी आ रही है, तो वहां पे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है। वहां पे उस बच्चे को डराया जा रहा है, तेरे को हॉस्टल भेज देंगे। मतलब एजुकेशन जो है यहाँ पर पनिशमेंट की तरह दिखाई जा रही है। ये है यहाँ पे इंडिया की रियलिटी। आपको मैं ना थोड़ा डाटा के थ्रू समझाती हूँ कि फिनलैंड में कैसा एक सिनेरियो चल रहा है। तो अगर आप फिनलैंड में देखेंगे ना, एक पीसा एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक ऐसा असेसमेंट होता है, मतलब कि एक ऐसा एग्जाम की तरह मान सकते हैं जो कि ओईसीडी जो है कंडक्ट करवाता है। वहाँ पे फिनलैंड का अगर स्कोर देखेंगे, यहाँ पे साइंस में एवरेज बच्चे का 15 साल की उम्र के बच्चे का स्कोर है 511, रीडिंग में 490, मैथ्स में देखेंगे 484। ये एवरेज बच्चे का बता रहे हैं। और वहीं अगर इंडिया की बात करेंगे ना, इंडिया एक बच्चा जो है एक वर्ड को पढ़ने में हकलाता है। अगर उसको बोला जाए ना कि भाई 5 बनाकर दिखा ब्लैक बोर्ड पे आके, तो वो डर जाता है, उसके पैर कांपने लग जाते हैं। और वहां पे जाके उसके लिए 5 भी ना एकदम से नाचने लगता है, वो वर्ड भी, वो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू भी। तो ये कुछ सिनेरियो है इंडिया का। और ये आपको रियलिटी में मैं दिखाती हूँ कैसे इंडिया और फिनलैंड ना बहुत डिफरेंट है स्कूल के सिस्टम को लेकर। आप जैसे देख रहे हैं ना, स्कूल का सिस्टम है। आप ये मत सोचना कि ये बच्चे जो है एंजॉय करने पिकनिक मनाने आए हुए हैं। तो ये कुछ स्कूल का थोड़ा सा सिस्टम दिखा रही हूँ कि कैसा फिनलैंड के अंदर फॉलो किया जाता है। ये बच्चे हैं, कोई भी बच्चा आपको स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। सारे बच्चे बहुत फ्री हैं, सारे बच्चे बहुत हंसते खेलते पढ़ाई वगैरह ये सभी चीजें एक्टिविटीज भी इंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे टीचर्स जो है ना बहुत खुल के बच्चों से ना कॉन्वर्सेशंस करती है, बहुत खुल कर ना बच्चों से अपनी चीजों को डिस्कस करती है, बहुत अच्छा बिल्ड कर लेती है एक ट्रस्ट लेवल इनके साथ। वहीं पर अब मैं आपको दिखाती हूँ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। ये जो आप देख रहे हैं ये इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ पर हर एक बच्चा आपको ड्रेस में दिखाई देगा, वेल डिसिप्लिन, एकदम एक सीट पे बैठा हुआ दिखाई देगा। अगर एक बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया, दूसरा बच्चा डर जाएगा, वो सोचेगा मेरा नंबर ना आ जाए। और वहां देखा था आपने, वहां पे बहुत सारे टीचर्स थे और उनके साथ स्टूडेंट्स थे, मगर वहां पे भीड़ नहीं थी। यहाँ पे एक टीचर के साथ आपको कितने सारे स्टूडेंट देखने को मिल रहे हैं, ये यहाँ पे बहुत बड़ा एक गैप है। वहां एक टीचर ना लगभग 15 से 16 बच्चे संभाल रही है। इंडिया के अंदर एक टीचर लगभग 30 से 40 बच्चों का एक बैच संभाल रही है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। यही नहीं, इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट की भी बात करें, तो गवर्नमेंट भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रही है। जहाँ पे हम इंडिया में देखेंगे 2.7% ही सिर्फ जीडीपी का जो है हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है एजुकेशन के अंदर। वहीं फिनलैंड का अगर आप देखेंगे लगभग 5.24 से लेके लगभग 6%, मतलब एवरेज अगर मैं 6% मानकर चलूँ ना, तो 6% जीडीपी का यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जा रहे हैं। तो वहाँ पे इसीलिए ज्यादा डेवलपमेंट देखी जा रही है। फिनलैंड की अगर बात करूँ, यहाँ पे पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम है, लगभग 5 से 6 मिलियन पीपल्स की पॉपुलेशन का बेस है। यहाँ पे बच्चे की ही अगर आप स्टूडेंट बेस को देखेंगे 2.5 मिलियन, ठीक है, 250 मिलियन पीपल्स जो है ना, उसमें एक बच्चे का रेशियो आ रहा है सिर्फ। मतलब 250 मिलियन स्टूडेंट का ये बेस लेकर चल रहा है इंडिया। और उसमें भी हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी है यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर के अंदर, लगभग 2 से 3% तक की, मतलब 3 को तो अभी ये टच भी नहीं कर पाए हैं, 3% तक की ना इन्वेस्टमेंट जो है जीडीपी के एजुकेशन के अंदर की जाती है। अब मैं आपको यहाँ पे इंडिया का एक रियलिटी भी दिखाती हूँ। सबसे पहले स्कूल का नाम छुपा देते हैं, ठीक है। अब इंडिया की रियलिटी क्या है, इंडिया के अंदर ना कैपिटलिज्म बहुत बढ़ गया है। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स जो है वेल डेवलप्ड हो चुके हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल जो है उसकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। ये है प्राइवेट स्कूल।
और सोच रहे होंगे ये क्या है? भैया ये यहाँ का एक होटल है, मतलब प्राइवेट स्कूल होटल बन चुका है यहाँ पे एक तरह से। ये दिल्ली का जाना-माना एक मेडन्स होटल है, ठीक है? सिविल लाइन्स पर पड़ता है और ये यहाँ पे एक स्कूल है दिल्ली का, जो प्राइवेट स्कूल है। वहीं नीचे जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, वो है गवर्नमेंट स्कूल की फ़ोटो। तो ये रियलिटी है इंडिया की और ये है फ़िनलैंड का स्कूल, ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कूल है, ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है। तो देखिए कितना बड़ा डिफ़रेंस है यहाँ पे। और ज़्यादातर पॉलिटिशियंस हुए या फिर आपके बहुत बड़े इंजीनियर्स हुए, डॉक्टर्स हुए, वो फ़िनलैंड के ना बच्चों को, मतलब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना प्रेफ़र करते हैं और वहाँ पे इक्वालिटी देखी जाती है। यही चीज़ इंडिया में नहीं देखने को मिलती आपको। इसके अलावा इंडिया में ना 3 से 4 साल का बच्चा आपको स्कूल में बैठा हुआ पाएगा। वहीं पर अगर आप बात करेंगे फ़िनलैंड की, वहाँ पे 7 साल की उम्र से बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है। वहाँ पे सबसे पहले सोसाइटी से, अपने आप से फ़ैमिलियर करवाया जाता है बच्चे को। यहाँ पे एबीसीडी ना बच्चा प्रेशर में बैठ के पढ़ रहा होता है, रो रहा होता है अपने माँ-बाप के लिए और तब जाके उसकी एबीसीडी कंप्लीट होती है। वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे स्कूल के आवर्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे 4 से 5 घंटे मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। वहाँ पे 15-15 मिनट इससे ज़्यादा भी ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। इंडिया में 7 बजे बच्चा स्कूल के लिए निकला है और शाम को मतलब 2 से 3 बजे तक लगभग दोपहर के समय वापस घर पे आ रहा है। उसके बाद भी उसका वो एजुकेशन सिस्टम कंप्लीट नहीं होता यहाँ पे बिना ट्यूशन क्लासेस के। वहाँ पे होमवर्क ना के बराबर दिया जाता है, बच्चे को एक्चुअल में बाहर सीखने को मिलता है। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन चुका है कि बच्चे को बर्डनाइज़ कर दिया जाता है होमवर्क से, चाहे वो स्कूल का है, ट्यूशन का है या अदर है। वहाँ पर कोई भी टेस्ट नहीं होते। इंडिया के अंदर हर जगह टेस्ट होते हैं। यहाँ तक कि बच्चे अगर शादी-ब्याह में अगर देखेंगे ना आप, उसमें भी बोल दिया जाता है, "भाई तेरा कल टेस्ट है, घर पे जाके पढ़ ले, अभी क्या यहाँ पे एन्जॉय कर रहा है?" तो बच्चे के ऊपर ना अलग ही एक स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी ये सब देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पे बच्चा अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठता है ना, तो उसके हाथ-पैर काँप रहे होते हैं, वो इधर-उधर देखता है कि कहीं से कुछ उसको हेल्प मिल जाए। यहाँ पे अगर बच्चे टेस्ट देने कोई बैठते हैं ना, तो ये बहुत ही एकदम शांत स्वभाव से बैठते हैं, बहुत ही आराम से उस टेस्ट को क्लियर करते हैं और आपने स्कोर तो वहाँ पे देख ही लिया था। वो एक एवरेज बच्चे का स्कोर था फ़िनलैंड के अंदर। तो सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। एक्चुअली में ना वहाँ का जो लर्निंग करिकुलम है, वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे स्ट्रेस का लेवल बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है कि बच्चे को इतना डरा के रखना है ना कि बस बच्चा सिर्फ़ पढ़ाई के अलावा इधर-उधर सोच भी ना पाए। तो बच्चा जो है 10th में बोर्ड दे रहा है, 12th में बोर्ड दे रहा है, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहा है, उसके बाद जॉब के लिए भी वो अपनी चप्पलें घिस रहा है। मतलब इतनी बुरी हालत है यहाँ पे इंडिया में। यही चीज़ें फ़िनलैंड में देखने को नहीं मिलती। अब आते हैं टीचर्स के ऊपर। अगर आप टीचर्स को देखेंगे ना, हमारे यहाँ पे बर्डनाइज़ कर दिया जाता है, वहाँ पे छोटे-छोटे ग्रुप्स के अंदर टीचर्स को डिवाइड किया जाता है। तो टीचर्स वहाँ पे बहुत फ्रीडम के साथ बहुत अच्छे से पढ़ा पाती है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाती है स्टूडेंट्स और अपने साथ। तो वहाँ पे क्या होता है, माइक्रो मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता। वहाँ की जो लेसन्स है वो टीचर्स बहुत अच्छे से डिज़ाइन करती है। टीचर्स हाइली क्वालिफाइड होती है, सारी मास्टर डिग्रीज़ को होल्ड करती है। इसके साथ-साथ वहाँ पे बेहद रेयर टीचर्स बन पाते हैं लोग और रेशियो जो है वो बहुत कम है। अगर 10 लोग एग्जाम दे रहे हैं तो एक इंसान क्वालिफाई कर पाता है उस टीचिंग एग्जाम को। और यहाँ पे हर एक, जो आप महिला देखेंगे, पुरुष देखेंगे, वो सभी लोग बीएड करके बैठे हुए हैं। बीएड एक यहाँ पे स्टिग्मा बना दिया है कि इसके बाद आप लोग स्कूल में टीचिंग की जॉब ले सकते हैं। और यहाँ पे टीचिंग की जॉब को ना सबसे ज्यादा फायदेमंद देखा जाता है कि वहाँ पे घर भी संभाल लेंगे, उसके बाद आप स्कूल भी संभाल लेंगे और उसमें है ही क्या, बच्चे को बोल दो खुद पढ़ लेगा वो। तो ये यहाँ पे सिस्टम है जो कि बहुत गलत सिस्टम माना जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर बहुत कम इनको आवर्स जो है ना क्लास के अंदर स्पेंड करने को मिलते हैं। बाहर ज़्यादा ये लोग सिखाते हैं अपने बच्चों को और बाहर से ना आउटडोर लर्निंग से बच्चों के ना एक अंदर अच्छी चीज़ों को बिल्ड कर पाते हैं। डिस्कशन लेवल्स हुए या फिर बाहर ऑब्जर्वेशन स्किल्स हुई, है ना? ये क्रिटिकल थिंकिंग हुई, ये सब चीज़ें बिल्ड कर पाते हैं। टीचर्स जो है ना लगभग 7-8 साल तक का ना अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं एक बच्चे के साथ। यहाँ पे हर 2 साल में टीचर्स चेंज हो जाते हैं। तो बच्चे का जो एक इमोशनल कनेक्ट होता है ना, वो बहुत जल्दी टूट जाता है। जिसके कारण इंडिया में ना एजुकेशन सिस्टम थोड़ा वीक देखने को मिलता है क्योंकि बच्चा जो है ना एक मेंटल कैपेसिटी से, इमोशनल कैपेसिटी से ना टीचर से जुड़ ही नहीं पा रहा है। हमने वैसे बात कर ली थी, ये है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में जहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस या फिर जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई जो है कुछ इस तरीके से हो रही है, बच्चे एक टीचर के ऊपर हावी हो जाते हैं। यहाँ पे एक टीचर जो है ना छोटे से ग्रुप को संभालता है, बहुत अच्छे से डिस्कशन लेवल को एक अच्छे पॉइंट पर लेकर जाता है। टीचर की यहाँ पे अगर आप हालत देखेंगे ना, गवर्नमेंट टीचर की बड़ी खस्ता रहती है। कभी इलेक्शन ड्यूटी लगा दी, कभी कोविड ड्यूटी लगा दी, कभी यहाँ पे राशन की ड्यूटी लगा दी। यार वो टीचर है, वो बच्चों के एक फ्यूचर को बिल्ड करने वाली है। यहाँ पे टीचर बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे पा रही है। तो ऐसे में हमारा भविष्य, हमारे यहाँ के बच्चों का कैसे एक अच्छा एक शाइनिंग फ्यूचर हो सकता है। अब अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें या फिर अपने गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम की बात करें, अब जाकर हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे स्टेप्स ले लिए जा रहे हैं, जो कि 50 साल पहले ही ना फिनलैंड में ले चुके हैं वो लोग। एजुकेशन पॉलिसी जो है यहाँ पर नए रिफॉर्म्स के साथ आती है, जो कि है एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, एनईपी कहा जाता है इसे। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, मुझे पता है आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। यहाँ पे पहले ना 12 साल का जो एक हमारा पूरे का पूरा टाइम स्पेन है बच्चे का, वो किस तरीके से डिवाइड था कि 10 साल
जमा 2 साल, मतलब कि 10+2 का सिस्टम था, जहाँ पे 6 से 16 साल तो 10th क्लास तक मतलब देगा, और उसके बाद 2 साल मतलब 16 से 18 साल की उम्र वो 12th तक निकाल देगा। उसके बाद जाए फिर वो जेईई वगैरह या जो भी एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, उसके बाद वो कॉलेज में चले जाए। अब यही सिस्टम को चेंज किया गया है। यहाँ पे जो बेसिक मतलब हमारी जो रूट्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत से स्टेप्स लिए गए हैं। पर अब यहाँ पे भी अगर आप एज देखेंगे, तो वो एज भी आप देखिए यहाँ पे भी 3 साल से शुरू हो रही है। मतलब फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडल, सेकेंडरी। तो अगर फाउंडेशन को आप देखेंगे ना, 3 से 6 साल तक का बच्चा स्कूल में, यानी कि छोटा सा एक आंगनवाड़ी है या इनफॉर्मल सेक्टर काइंड में इनफॉर्मल स्कूल्स में चले जाता है। चाहे वो आंगनवाड़ी है, बाल वाटिका है, या फिर आपकी नर्सरी वगैरह के लिए लोकल स्कूल्स हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकंड के लिए वो क्या करता है, 6 से 8 साल तक की उम्र स्पेंड करता है। ऐसे ही 3 साल मतलब थर्ड क्लास से फिफ्थ क्लास, 3 साल अगेन 6 से 8, और उसके बाद 4 साल 9th क्लास से 12th क्लास, मतलब 18 साल तक की उम्र का एक उसके पास टैग होता है कि यहाँ तक में आके बेटा तुझे अपनी 12th क्लियर कर लेनी है। ये हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कुछ सिनेरियो है। और वहीं पे अगर आप फिनलैंड गवर्नमेंट की बात करें ना, वहाँ पे एक एजुकेशन पॉलिसी में ना एक नारा टाइप है जिसे कहते हैं हम, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। मतलब कोई बच्चा ना पीछे नहीं छूटना चाहिए, उनके लिए सभी बच्चे एक समान है। गवर्नमेंट यहाँ पे ना सबसे बड़ी बैकबोन है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की। इसके अलावा अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें, वो 100% फ्री है। यहाँ तक कि उन लोगों की बुक्स हुई, या फिर उनकी मील्स हुई, या फिर हेल्थ केयर हुआ, वो गवर्नमेंट से बैक्ड है स्कूल्स के अंदर। यहाँ पे लगभग 6% तक का जो जीडीपी है, उसका पार्ट जो है ना, वो एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे बहुत अच्छे से बच्चा जो है ना एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे पा रहा है, यहाँ के लोग जो है वो ध्यान दे पा रहे हैं। यहाँ की सोसाइटी की भी अगर बात करें, क्योंकि सोसाइटी, पेरेंट्स जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की ग्रोथ में। तो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम, फिनलैंड की बात करें, फिनलैंड में सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए आप याद कर सकते हैं तारे जमीन पर। तो वो मूवीज को देखकर आप समझ सकते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे ट्यूशन माफिया भी नहीं है फिनलैंड के अंदर। हमारे इंडिया में हर जगह ट्यूशन सेंटर्स खुले हुए हैं, और टॉप कोचिंग, रैंकिंग वगैरह ऐसे नाम ले लेकर इन लोगों ने अपने आप को प्रमोट किया हुआ है कि टॉप कोचिंग हमारे यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। बहुत से ऐसे नाम है जिनका मैं अभी जिक्र नहीं करना चाहूंगी, आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पता है। नीचे कमेंट्स में आप वैसे लिख सकते हैं। तो पेरेंट्स और सोसाइटी यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इनके साथ फ्रीली डिस्कस करती है, इनको डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस के पास लेकर जाती है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग जो है इनकी डेवलप करती है। ये यहाँ पे कुछ सपोर्ट दिया जाता है फैमिलीज के द्वारा। और यही चीज ना इंडिया में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं रहता है। सुबह 7 से 2 बजे तक वो लोग क्या कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, फिर वापस आते हैं 4 से 7 बजे तक वो लोग ट्यूशन जा रहे हैं, फिर इसके होमवर्क में ही वो पूरा टाइम खत्म कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे कहाँ से पेरेंट का और एक बच्चे का कनेक्शन बैठ पाएगा? तो वो टीचर से तो क्या ही कनेक्शन बैठाएगा। अब बात आती है यहाँ की एक अलग सिनेरियो की। देखिए, इकोनॉमिकली भी फिनलैंड और इंडिया डिफरेंट है। अगर हम फिनलैंड की बात करें तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन का बेस है वो बहुत कम है, और इंडिया में बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण हमें यहाँ पे ना बहुत पॉवर्टी देखने को मिलती है, जो फिनलैंड में नहीं है। और यहाँ पे बच्चा ना ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसके पेरेंट्स यहाँ पे लेबर वर्क कर रहे हैं, उसके घर पे 2 टाइम का खाना नहीं है। तो मतलब उसके ऑलरेडी दिमाग में ना एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब भरा हुआ होता है। वहीं पर अगर फिनलैंड की बात करें, यहाँ पे सोशल वेलफेयर स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, पॉवर्टी बहुत कम है, जिसके कारण बच्चा जो है ना कहीं भूखा नहीं है, बच्चा जो है ना कहीं स्ट्रेस में नहीं है, और वो एंजॉय करता है अपनी पढ़ाई को। यहाँ पर इक्वालिटी का कल्चर है, हमारे यहाँ पे इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ पर ना कोई टैग नहीं दिया जाता है, मेरा बच्चा आईआईटी में है, तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है। यहाँ पे रिश्तेदार आके कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करते घर पे बैठकर। वहां पर क्या होता है, वहां पर हर एक बच्चे को ना एक समान नजरों से देखा जाता है। यहाँ तक कि कपड़ों से भी जज नहीं किया जाता है बच्चे को, जो इंडिया में एक सबसे बड़ा तबू है कि कपड़े कैसे हैं उसी हिसाब से पता चलेगा कैसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कैसी फैमिली से आ रहा है। अब आते हैं यूनिवर्सिटीज पर। देखिए, ये थी बात स्कूल्स की। अगर कॉलेजेस की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें ना, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है इंडिया और फिनलैंड के अंदर। और अभी भी मैं कहूंगी फिनलैंड इंडिया से बहुत बेटर है। वो कैसे बेटर है? वहाँ की यूनिवर्सिटीज फ्री हैं। वहाँ पे जो बच्चे हैं ना, उनको मंथली ग्रांट, मतलब कि पैसों की सहायता भी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। जो बैचलर्स का प्रोग्राम है वो बड़ा फ्लेक्सिबल रहता है, मिक्स सब्जेक्ट्स रहते हैं, आप लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं, मतलब रियल वर्ल्ड में जाकर रियलिटी देखते हैं। रोट लर्निंग मतलब रट्टेबाजी जीरो होती है, हमारे यहाँ पे बहुत हाई है। अगर हम बात करें क्रिटिकल थिंकिंग की, ग्रुप रिसर्चेस की, या फिर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की, ये लेक्चर्स के द्वारा नहीं, रियलिटी में जाकर समझने पड़ते हैं। यहाँ पे अटेंडेंस का प्रेशर नहीं होता, हमारे यहाँ पे तो अटेंडेंस का बाहर होता है। अगर ये कंप्लीट नहीं हुई ना 33%, तो भैया एग्जाम में नहीं बैठ सकते तुम, ये हमारे यहाँ पे नोटिस तक आ जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। ओपन बुक एग्जाम्स होते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, और यहाँ पे ना प्रैक्टिकल स्किल्स ज्यादा सिखाई जाती है। तो इसीलिए यहाँ के लोग जो है ना ज्यादा अपनी एक मेंटल कैपेसिटी को बिल्ड कर पाते हैं। अब इंडिया के दिखाते हैं, ये है कुछ इंडिया के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का सिनेरियो। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट्स जो होते हैं, मतलब कि ग्रेजुएशंस जो होती है बड़े रिजिड सिलेबस के साथ होती है, अब जाके थोड़ा मिक्स सिलेबस में आने लग गए हैं। और लेक्चर्स बड़े हैवी होते हैं, थ्योरी फोकस्ड होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं देखा जाएगा कि आपको कोई भी चीज रियल वर्ल्ड में जाके समझाई जा रही है। फीसेस अगर हम लोग कहें तो प्राइवेट कॉलेज की बहुत हाई होती है। अगर आप लोग यही मेडिकल फील्ड में देखें ना, करोड़ में होती है, लैक्स में नहीं होती वहां पे।
कंस्टेंट एक इंटरनल एग्जाम्स का ना प्रेशर बिल्ड किया जाता है। अटेंडेंस का रूल बनाया हुआ है कि अटेंडेंस के बिना तो आपको स्कूल कॉलेजेस में बैठने भी नहीं दिया जाएगा। रिमोट लर्निंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और इंडस्ट्री से कनेक्ट बहुत बेकार है, तो जिसके कारण ना कोई इंटर्नशिप्स नहीं हो पाती है। और इसके अलावा जैसे ही बच्चा पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है ना, तो जॉब्स को अगर मार्केट को देखता है तो बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। वो रियलिटी में जॉब के इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आता है। अभी तक हमने बहुत सारी मेजर चीजें कंपेयर कर ली हैं। आपको बहुत बड़ा एक आइडिया हो गया होगा फिनलैंड कैसे एडवांस है। अभी जाकर अब देखते हैं कि लास्ट के कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है। फिनलैंड की बात करें वो थिंकर्स को बनाता है, इंडिया की बात करें वो रैंकर्स को बनाता है। फिनलैंड जो है टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करता है, ट्रस्ट देखता है। और इंडिया के अंदर एग्जाम के ऊपर और कोचिंग सेंटर के ऊपर ट्रस्ट होता है। एग्जाम्स और स्टूडेंट्स जैसे ही जिस भी बच्चे के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो टीचर का चहीता बन जाता है। नीचे कमेंट्स में बताना कि आपके कौन से फ्रेंड्स ऐसे थे जो टीचर के चहीते थे, उनका नाम लिखकर जरूर जाना। और रियलिटी में कोचिंग जो है यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर हो जाती है। फिनलैंड जो है इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। इंडिया में बच्चा स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चे के पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों की एक्सेस नहीं है। गाँव में तो इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी भी नहीं है, स्कूल्स के अंदर वॉशरूम्स नहीं है। और लड़कियाँ या फिर दूसरे अदर जो बच्चे हैं हमारे, वो स्कूल्स में जा ही नहीं पा रहे। अगर आप थर्ड जेंडर की बात करेंगे तो वो तो एजुकेशन से बिल्कुल ही अलग कर दिए जाते हैं। मतलब बहुत यहाँ पे अलग सिस्टम फॉलो किया जाता है। पर फिर भी हम कहेंगे कि इंडिया जो है ना, अब छोटे-छोटे स्टेप्स ले रहा है, अपने आप को बिल्ड कर रहा है और एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे न्यू एडवांस स्टेप्स लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ के ना देखिए बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, यहाँ के एम्बिशियस होते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की एक बहुत अच्छा स्टार्ट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रोट लर्निंग मतलब रट्टेबाजी को बहुत कम सपोर्ट किया गया, स्किल्स को ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे टीचिंग जो ट्रेनिंग होती है ना, टीचर्स की ट्रेनिंग फिनलैंड की तरह ही यहाँ पे करवाई जा रही है। एग्जाम का प्रेशर कम करवाने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा है। यहाँ तक कि बच्चों के अंदर ना थोड़ा एक इक्वालिटी का माहौल हो स्कूल के अंदर, उसको भी प्रमोट किया जा रहा है। और प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पे बाहर पिकनिक्स के अलावा डिफरेंट अदर साइंस म्यूजियम या डिफरेंट जगहों पर लेकर बच्चों को जाने लग गए हैं। और यहाँ पे पेरेंट्स को यहाँ पे रियल लर्निंग के साथ इन्वॉल्व किया जाता है, जो शायद से आगे चलकर ना इंडिया के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब मुझे आप लोग बताएंगे आपको ये बेनिफिट कितना दे सकता है और इससे आप लोगों ने आज क्या सीखा है। और आप लोग फिनलैंड यानी कि अदर कंट्रीज में जाकर अगर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, नीचे दिए गए फॉर्म को जरूर भरिए।